नमस्कार, 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और 5 की आंच में आज बात होने वाली है सबसे पहले इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की। बात साध्वी प्रज्ञा के बयान की। साध्वी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। एमपी में कोयले के संकट की भी बात हम करेंगे। साथ ही सागर में पुलिस के शिकंजे में आए हथियार के सौदागर क्या कर रहे थे ये बताएंगे आपको। इधर यूपी में बवाल पर छत्तीसगढ़ में क्यों उबाल है और रमन सिंह के निशाने पर क्यों है सरकार, बताएंगे आपको। शुरू करते हैं 5 की आंच। भोपाल से सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर लें। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से अपने बयान से विवादों में आ गई हैं। साध्वी ने कहा कि सभी मंदिर मठ को सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। फिलहाल कलेक्टर मठ और मंदिरों के अध्यक्ष होते हैं। साध्वी का एक विवादित बयान भी सामने आया जब साध्वी ने कहा कि मंदिरों में आने वाला धन अल्पसंख्यकों को खर्च कर दिया जाता है और विधर्मी उनको ये कह रही हैं, जबकि उस धन से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और गरीबों के कल्याण में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे स्थान सरकार के कब्जे में रहते हैं, सरकार के संरक्षण में रहते हैं। कलेक्टर उसका अध्यक्ष होता है। हिंदुओं के मंदिरों का जो धन है, बड़े बड़े मंदिरों का भी जो धन है, वो धन अल्पसंख्यकों को जाता है, विधर्मियों को चला जाता है। भारत भक्ति अखाड़ा इसका विरोध करता है और भारत भक्ति अखाड़ा इसके लिए संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा और सरकार से ये आवेदन करेगा कि ये जो जितने भी हमारे मंदिर है वो सरकार के संरक्षण से मुक्त हों। हिंदू स्वयं धर्मावलंबी जो लोग हैं वो स्वयं अपने मंदिरों का संरक्षण भी कर लेंगे, उनका विकास भी कर लेंगे और हिंदुओं की श्रद्धा का जो धन है जो वो दान में देते हैं वो हिंदुओं के विकास में लगना चाहिए। ये भारत भक्ति अखाड़े की विशेष तौर पर मांग है। हमारे स्थान तो फिर से विवादों में साध्वी आ गई हैं और भारत भक्ति अखाड़े के मार्फत वो ये कह रही हैं कि यह अखाड़ा इस बात की मांग कर रहा है कि हिंदू जो धार्मिक स्थान है, मठ है, मंदिर हैं, उनको सरकार के संरक्षण से मुक्त होना चाहिए। हम अपने मंदिर और वहाँ की व्यवस्थाएं सब कुछ खुद चलाना चाहते हैं और उसमें सक्षम है, वो ये कह रही हैं। तो हमारे सहयोगी इस वक्त जितेंद्र शर्मा भोपाल से इस खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, ये भारत भक्ति अखाड़े का नाम साध्वी ले रही हैं, बीजेपी से सांसद हैं, क्या आगे करने वाली हैं इसको लेकर और उन्होंने जो बयान दिया है इस बयान को कैसे लिया जा रहा है, बीजेपी की ही तरफ से कैसे लिया जा रहा है? देखिए, जब साध्वी कोई बयान देती है तो जाहिर सी बात है वो चर्चा में आ जाता है और आज भारत भक्ति अखाड़े का इन्होंने भोपाल में भी शुरुआत करने के लिए जब पहुंची कार्यक्रम में तो उस दौरान इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भारत भक्ति अखाड़ा है ये धर्म के लिए लड़ाई लड़ेगा। मगर इस दौरान उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया है कि जिस तरह से मंदिर हैं उन्हें सरकार के कब्जे से मुक्त करना चाहिए और जो मंदिर हैं इनकी जो दान राशि है उसे अल्पसंख्यक या दूसरे जो धर्म है उन पर खर्च नहीं करना चाहिए और मंदिरों पर ही ये राशि को खर्च करना चाहिए। इसे लेकर साध्वी ने बयान दिया है। हालांकि बीजेपी कईयों बार साध्वी के जो बयान होते हैं उनसे पल्ला झाड़ लेती है और ये इस बार भी यही होगा क्योंकि साध्वी के निजी बयान बीजेपी के नेता बताते हैं। अब साध्वी ने जो बयान दिया है, देखते हैं सरकार इसे किस तरह से ले पाती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो भारत भक्ति अखाड़े की शुरुआत आज से ही हुई है और आज ही इसका शुभारंभ करने पहुंची थी और आज ही उन्होंने ये बयान भी दिया है। देखना होगा आगे आने वाले वक्त में उनके इस बयान के बाद सियासत में क्या रंग देखने को मिलेंगे। एमपी में कोल क्राइसिस के हालात बनते जा रहे हैं क्योंकि प्रदेश में केवल 3 दिन का कोयला बचा है। जी हां, केवल 3 दिन का कोयला। हर रोज बिजली पैदा करने के लिए 23 रैक कोयले की आवश्यकता होती है, लेकिन अब सिर्फ 8 से 10 रैक कोयला ही रोज आ रहा है। इसे लेकर सरकार भी अलर्ट है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि बिजली कंपनियों ने कोयले को लेकर टेंडर जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में कोयले की कमी है। हालांकि कोयले के अलावा दूसरे विकल्पों की तलाश भी की जा रही है। ज्यादा मंगाया है। परसों भी हमने 10,000 टन कोयला जो हमारी खपत है उससे ज्यादा मंगाया है। तो आप फिर थोड़ा सा धैर्य तो रखिएगा। बफर स्टॉक अपने पास अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं, अभी जो स्टॉक हमने बताया कि हम पे 2.5 लाख मेट्रिक टन कोयला है स्टॉक। निश्चित रूप से कोयले की कमी है, ये राष्ट्रीय स्तर पे है, पर हमने कहा कि अन्य प्रदेशों की अपेक्षा मध्य प्रदेश बेहतर है।
आने वाले दिनों में स्थिति बिगड़ सकती है। नहीं, क्यों बिगड़ सकती है? आप कोयला ये नहीं मिला तो? अरे कोयला, अब भाई साहब एक्सीडेंटल घटना की क्यों कल्पना कर रहे हो? अच्छा क्यों कल्पना नहीं कर रहे हो कि हमें ज्यादा कोयला मिलेगा? केंद्र सरकार से डिमांड भेजी है आपने? अब बिल्कुल हम एडवांस दे रहे हैं, पैसा समय पे दे रहे हैं। कितनी डिमांड भेजी है? अरे हमने 8 लाख मीट्रिक टन कोयला खरीदने का टेंडर किया है। 10 घंटे बिजली पंप पे और 24 घंटे बिजली गांव में हम दे रहे हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे अभी हमारे फीडर सेपरेशन नहीं हुए हैं, उन जगहों पे कोई प्लांट नहीं। एक यूनिट खंडवा की बंद है, बाकी कोई यूनिट बंद नहीं है और ऐसी अभी कोई संकट नहीं है। और इस समय हम बिजली में सरप्लस में, हम बिजली बेच भी रहे हैं। आपको ये भी बता देना चाहते हैं, अभी हमने इस महीने में कितनी बिजली बेची होगी? हमने लगभग हमने आपको बता रहा हूँ करोड़ों में हमने बिजली, जैसे आज का 24 घंटे का होता है। कल का 10,740 मेगावाट हमारी मांग थी, उसकी पूर्ति हमने की, पूरी की। ज्यादा मंगाया है, परसों भी हमने 10। और इधर एमपी में कोयला क्राइसिस पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया। कहा कि प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। मंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश के लोगों को पर्याप्त बिजली मिल रही है। बिजली कटौती के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बिजली की कटौती भी नहीं हो रही है, बल्कि दिल्ली में हो रही है। उन्होंने कहा कि हम एमपी में कटौती की स्थिति आने ही नहीं देंगे और पर्याप्त विद्युत मिल रही है लोगों को। मध्य प्रदेश में ना कोई इस तरह की कटौती हो रही है, जबकि दिल्ली वगैरह में कटौती की स्थिति है। मध्य प्रदेश सप्लाई के मामले में ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है और कोई कोयले की कमी हम लोग नहीं आने। और अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भोपाल से इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, ऊर्जा मंत्री की तरफ से बयान आ रहा है कि कोयले की कमी है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से यह स्थिति बनी हुई है और केवल प्रदेश में नहीं, देश में भी हालात ऐसे बने हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा मध्य प्रदेश ठीक है, लेकिन उन्होंने आगे आने वाले दिनों में क्राइसिस नहीं होगी इसको लेकर कुछ नहीं कहा, बात घुमा दी। दूसरी तरफ प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं है। आखिर सरकार के दो मंत्रियों के बयानों में इतना अंतर क्यों है? देखिए बिल्कुल ये एक बात समझना होगी कि जो बिजली की मांग और आपूर्ति इस समय, उस आपूर्ति को सरकार पूरा करने का काम कर रही है। प्रदेश में कल तक 10,740 मेगावाट बिजली की मांग हुई थी और जिसकी आपूर्ति करने का दावा बिजली कंपनियों की तरफ से किया गया है। यानी कि अभी बिजली कटौती को लेकर या संकट गिराने को लेकर अभी किसी तरीके के हालात नहीं है। लेकिन अब जबकि रबी का सीजन शुरू होने वाला है, फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है और ऐसे में बिजली की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि अभी जो 10,740 मेगावाट की डिमांड है वो 12, 13, 14 हज़ार तक बिजली की डिमांड जाएगी। और जो कोयले की स्थिति है, थर्मल पावर प्लांट में जो कोयले का स्टॉक बताया जा रहा है वो 2 से 3 दिन का बताया जा रहा है। यानी कि अभी जो कोल मंत्रालय से कोयला मिलना है उसकी आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। लेकिन अब सरकार ने 8 लाख टन कोयला खरीदने का टेंडर जारी किया है ताकि थर्मल पावर प्लांट पर कोयले की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए और बिजली की आपूर्ति बनाए रखी जाए। ये एक चुनौती जरूर है कि यदि बिजली की डिमांड बढ़ती है उसकी तुलना में उतनी बिजली का उत्पादन हो पाएगा कि नहीं, इसी को लेकर गुड़ा भाग लगाया जा रहा है, टेंडर किए जा रहे हैं, कोयला खरीदने की कोशिश की जा रही है। अभी जो सरकार ने दावा किया है कि सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की 1 यूनिट बंद है, लेकिन केंद्र से जितना मिलना चाहिए उतना पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, देखिए केंद्र से जितना कोयला मिलना चाहिए उतना मध्य प्रदेश को नहीं मिल पा रहा। 27 से 28 रेक प्रतिदिन मध्य प्रदेश के थर्मल पावर प्लांटों को जरूरत है, लेकिन जो रेक आ रही है वो 2 से 3 रेक आ रही है और यही कारण है कि सरकार अब निजी क्षेत्रों से कोयला खरीदने को लेकर टेंडर करने की तैयारी में है। यानी कि तैयारी हर स्तर पर की जा रही है। लेकिन यदि कोयले की आपूर्ति कहीं बाधित होती है तो ये तय है कि आने वाले दिनों में बिजली की मांग बढ़ने पर बिजली संकट गहरा सकता है। तो क्या इंतजाम सरकार की तरफ से किए जाएंगे, ये देखने की बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। इधर सागर में पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा और पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑनलाइन तलवार और चाकू खरीदते और सागर में बेचने के लिए लाए थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने इस बात को कबूल किया है। जब्त हथियार की कीमत 50,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मुखबिर की इत्तला पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया है।
को एक लगातार सूचना मिल रही थी कि अपने सागर नगर में आर्म्स की एक बड़ी खेप आ रही है। कोतवाली पुलिस ने तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए अपने मुखबिरों को एक्टिव किया और मुखबिर की सूचना के आधार पर कोतवाली की टीम ने एक तस्कर को पकड़ा, जिसके कब्जे से कुछ अवैध आर्म्स बरामद किए। इधर यूपी के लखीमपुर की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी उबाल है। सीएम भूपेश बघेल खुद इस मामले को लेकर काफी सक्रिय हैं। कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। कांग्रेस इस मामले को लेकर कल पूरे प्रदेश में मौन धरना भी देने वाली है। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता कल प्रदर्शन करने वाले हैं। पीसीसी ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो यूपी में बवाल, लेकिन सीजी में उबाल देखने को मिलेगा और कल मौन धरना दिया जाएगा। और लखीमपुर का मामला जो है ये अभी थम नहीं रहा है, इस पर सियासत जारी है और कल कांग्रेस मौन धरना देने वाली है। छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ता ये धरना देंगे और इसके लिए बाकायदा दिशा निर्देश भी कांग्रेस की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री आपको बता दें भूपेश बघेल जो हैं उनको सीनियर ऑब्जर्वर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बनाया गया है और आज भी वे किसान रैली के मद्देनजर वे प्रियंका गांधी के साथ मौजूद थे और इसके पहले भी लखीमपुर जाने को लेकर भी उन्होंने, जब उन्हें रोका गया था लखनऊ एयरपोर्ट पर, तो वहीं उन्होंने धरना दे दिया था। तो अब वहां की सियासत छत्तीसगढ़ के जरिए की जा रही है, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर, उनसे बात करते हैं। युगल, सियासत उत्तर प्रदेश की साधा छत्तीसगढ़ के जरिए जाएगा क्या? जी बिल्कुल पुनीत, जिस तरह से कह सकते हैं कि यूपी में जिस तरह से वहां पर उठापटक हो रही है उसकी असर है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बिल्कुल देखा जा रहा है और लगातार ट्विटर से लेकर के तमाम तरह के जो बयानबाजी है, जो ट्वीट का जो दौर है वो जारी है। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कल मौन व्रत रखेगी और जो है केंद्रीय जो गृह राज्य मंत्री है अजय मिश्रा, उनकी बर्खास्तगी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की बर्खास्तगी को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में मौन व्रत रखेगा। एक दिन का धरना प्रदर्शन कांग्रेसी करेंगे। पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर सेंट्रल के जो कार्यालय हैं, शासकीय जो दफ्तर हैं, उनके सामने बैठ करके मौन व्रत रखेंगे। सियासी बवाल छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है और जिस तरह से उठापटक हो रहे हैं और यहाँ पर जो है लगातार हमला हो रहा है, तेज हमला हो रहा है और कहा जा सकता है कि सियासी पारा छत्तीसगढ़ में काफी गर्म है। जी पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवर्धा कांड को लेकर सियासत लगातार जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर कवर्धा में विस्फोटक स्थिति बनी। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि मंत्रियों के निर्देश पर प्रशासन फैसला ले रहा है। सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को इस मामले पर जोड़ने पर रमन सिंह ने कहा कि घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। कवर्धा में 7वें दिन कर्फ्यू की स्थिति में जो 144 नहीं जानता शहर, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस बात की जानकारी भी वहाँ के लोगों से मिल के लेने की कोशिश करूँगा कि क्या कारण है और क्या जो परिस्थिति बनती जा रही है, प्रशासन का, सत्ता का, मंत्रियों के दबाव, मंत्री के दबाव, सरकार के दबाव में जिस प्रकार प्रशासन निर्णय ले रहा है, वो भी एक कारण मुझे जो अभी तक की जानकारी लगी वो समझ में आता है कि एक घटना होती है 3 तारीख को और एफआईआर में 48 घंटे समय लगते हैं और उसके बाद भी एक तरफा कार्रवाई होती है। और आज परिस्थिति ये हो गई कि 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करके क्या समाज को प्रताड़ित करना चाहते हैं, बहुसंख्यक समाज को क्या दिखाना चाहते हैं कि कवर्धा के लोगों को प्रताड़ना देके, कवर्धा के लोगों को धमका के, कवर्धा जिले को बंधक बना के क्या शांति स्थापित हो सकती है। जब तक इन मुद्दों पे गंभीरता से बातचीत, चर्चा नहीं होगी और निशर्त रिहाई के साथ साथ
न्यायिक जांच की बात मैं करता हूं, जब तक इंक्वायरी नहीं होगी और कोई मजिस्ट्रियल जांच से नहीं होगा, जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत है। उसमें जो दोषी पाए उनके ऊपर कार्रवाई हो दोनों पक्ष की। अब यही कारण है, कांग्रेसियों की जबान में जो बातें आ रही है वो यही बात आ रही है, राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश, और ये राजनीति करते करते 3 साल में कवर्धा को जला डाले। यही तो मैं चाहता हूं कि कवर्धा में शांति हो, और इस प्रकार की मानसिकता जो कवर्धा में पनप रही है उसको रायपुर से सड़क मार्ग से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा पहुंचे थे। उन्होंने अपने आवास के आसपास रहने वाले पीड़ित कुछ लोगों से मुलाकात भी की। इन लोगों ने बताया कि पुलिस ने इनके बच्चों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित परिवारों को पूरा न्याय दिलाने का भरोसा रमन सिंह दे रहे हैं। वहीं अपने आवास पर पीड़ितों से मिलने के बाद रमन सिंह दुर्गेश देवांगन के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। तो इस पर अब पूरे मामले पर कवर्धा में जो कुछ हुआ, इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत जो है वो परवान चढ़ने लगी है। हालांकि इसके पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि कुछ वीडियो सामने आया और उनके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें अभिषेक सिंह के खिलाफ भी जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही गई। लेकिन इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जब आज कवर्धा पहुंचे तो उन्होंने न केवल कुछ लोगों से मुलाकात की, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने और भी पूरे मामले में जानकारी ली और उन्होंने सरकार पर इस मामले को ठीक ढंग से हैंडल न करने का आरोप तक उन्होंने लगा दिया। के खिलाफ 3 एफआईआर, 2 नहीं 3 एफआईआर एक साथ होता है। पुलिस के यानी बुद्धिमत्ता का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आपने पहली बार एफआईआर दर्ज किया, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर दर्ज करते हैं, थाने में उपस्थिति दिखती है। तो ये पूरा दिखा है कि प्लान के आधार पे, षड्यंत्र के आधार पे पूरी की पूरी प्रक्रिया और कार्रवाई चल रही है। भाजपा के कुछ बड़े पदाधिकारियों पर भी जो है एफआईआर किया गया। एफआईआर दर्ज करेंगे और एफआईआर दर्ज को निपटेंगे जैसे भी कार्रवाई होगी। कठिन समय में उनकी पीड़ा को बांटने आया हूँ। कवर्धा के नाते हम सब उनकी तकलीफ में, माँ और पिता के लिए, घर परिवार के लिए, कि उसको पता नहीं उसका बेटा कहाँ है, कहाँ गायब हो गया है, उसकी जानकारी नहीं है, उसकी दुख बांटने आए थे और यही बोलने आए थे कि जो न्यायालयीन प्रक्रिया होगी उसमें हम लोग पूरा खड़े रहेंगे।